आज बात करेंगे ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन या डाइजेशन का प्रोसेस कैसे चलता है। तो ह्यूमंस के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबी कॉइल्ड ट्यूब है ट्यूब ही, लेकिन वो काफ़ी कॉइल हुई है, टेढ़ी मेढ़ी सी है, और माउथ से लेकर एनस तक चलती है, और उसके रास्ते में फिर ओरल या बकल कैविटी आती है जो आपका मुंह का खाना है, फिर एसोफेगस है आपके खुराक की नाली, फिर उसके बाद स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और फाइनली रेक्टम है। स्मॉल इंटेस्टाइन को आपने फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम में, और लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलॉन है, ट्रांसवर्स कोलॉन है और सीकम है। तो अब इन सारे हिस्सों में फिर मुख्तलिफ तरह के ग्लैंड्स उसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। मसलन मुंह के साथ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लिवर और पैंक्रियाज जुड़े हुए हैं जो अपनी अपनी सिक्रीशंस खुराक के अंदर ऐड करते जाते हैं। और डाइजेशन मेनली 3 हिस्सों में होती है। ओरल कैविटी में होगी, जैसे ही आप खुराक को चबाना शुरू करते हैं तो डाइजेशन शुरू हो जाती है। फिर स्टमक के अंदर हो सकती है प्रोटीन की डाइजेशन, और फिर मेन डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ओरल कैविटी में डाइजेशन कैसे होती है। तो ओरल कैविटी को 4 तरफ से वो कवर्ड है, 2 तरफ से ओपन है, सामने की तरफ से ओपन है, बैक की तरफ से ओपन है, बाकी ऊपर दोनों साइडों पे और नीचे से वो कवर्ड है। तो ऊपर जो जब आप ज़बान ऊपर तालू को लगाएं तो ऊपर जो हड्डी फील होती है उसको पैलेट कहते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, ऊपर वाली ये हार्ड पैलेट है। फिर नीचे की तरफ टंग है, फिर इर्द गिर्द उसके दांत होते हैं, और साइडों पर चीक्स हैं, दोनों गाल हैं। ठीक है। अब ओरल कैविटी के मल्टीपल पर्पज है, मुख्तलिफ काम करती है। मिसाल के तौर पे ओरल कैविटी रिस्पॉन्सिबल है सिलेक्शन ऑफ फूड के लिए, कि खुराक कहाँ से हासिल करनी है, कौन सी हासिल करनी है, उसका फैसला करती है। फिर ग्राइंडिंग या मैस्टिकेशन का काम करती है। ग्राइंडिंग का मतलब है खुराक को पीसना। तो ओरल कैविटी में फूड को घुमाने फिराने के लिए ग्राइंडिंग का काम दांत करते हैं। फिर लुब्रिकेशन का काम है कि उसको नरम करना, उसके अंदर लिक्विड ऐड करना, म्यूकस ऐड करनी। और डाइजेशन है कि खुराक के कुछ हिस्सों को तोड़ना। यहीं पे हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सिलेक्शन ऑफ फूड, कि खुराक कौन सी आप खाना चाहते हैं, कौन सी नहीं खाना चाहते। तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो आपकी ओरल कैविटी की जिम्मेदारी है। आप अपनी मुख्तलिफ सेंसेस से फैसला करते हैं कि आपने क्या खाना है। वो सेंसेस कौन कौन सी हैं कि आप स्मेल कर सकते हैं। अगर चीज की स्मेल अच्छी नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसको मुंह में नहीं डालेंगे। अगर उसका टेस्ट मुंह में अगर डाल भी लिया तो टेस्ट अच्छा नहीं है तो फिर आप उसे थूक देंगे, खाएंगे नहीं। अगर चबाते हुए कबाब में कोई हड्डी आ गई तो उसको भी फौरन आप अलहदा कर देंगे कि ये खाने की चीज नहीं है। इसी तरह कोई पत्थर आ जाए, बोन या डर्ट वगैरह हो, तो उसको भी आप सेपरेट कर देते हैं। तो आप फूड को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी खुराक को आगे बॉडी के नर्म हिस्सों तक, वो इंटेस्टाइन वगैरह तक भेजना चाहिए, कौन सी चीजों को नहीं भेजना चाहिए। ये जिम्मेदारी आपकी ओरल कैविटी करती है। अब इसको हेल्प करती हैं डिफरेंट सेंसेस। आपकी सेंस ऑफ स्मेल मौजूद है, बिल्कुल साथ ही ओरल कैविटी के साथ ही नेजल कैविटी है, जहां पर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं कि खुराक के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, और उससे आपको बताते हैं कि ये चीज खाने की है या नहीं। फिर इसी तरह टेस्ट के सेंसर्स, आपकी टेस्ट बर्ड्स होती हैं मुख्तलिफ तरह की, आपकी जुबान के अंदर लगी हुई है। जुबान के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह की टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और वो फैसला करती हैं कि इसके अंदर केमिकल्स कौन कौन से हैं। मतलब उस खुराक में से केमिकल सीप करके अंदर मौजूद, जुबान में मौजूद इन सेंसरी सेल्स तक जाकर लगते हैं। जब वो केमिकल इसकी मेम्ब्रेन पे टच होंगे तो सिग्नल जाता है ब्रेन को कि जायका अच्छा है या नहीं अच्छा। और साथ ही साथ साइट है कि देखने में कोई चीज खाने वाली लग रही है या नहीं लग रही, उसका रंग कैसा है, उसकी साख्त कैसी है। तो उससे ही आपको आइडिया हो जाता है कि ये चीज खाने की है या नहीं है। तो टंग आपकी एक सेंसरी और मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि चीजों को डिटेक्ट भी कर सकती है, और उसके अंदर मसल्स भी हैं जिनके जरिए से वो फूड को रोल वगैरह कर सकती है। तो टेस्ट बर्ड्स के जरिए से ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको जायका बताती है, और उससे आप फैसला करते हैं कि ये चीज खाने के काबिल है या नहीं है। अब इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट काम ग्राइंडिंग या मैस्टिकेशन का है। ग्राइंडिंग का मतलब है, या मैस्टिकेशन, दोनों का मतलब है खुराक को पीसना। तो
तो जब आप खुराक को चबा रहे होते हैं तो उस वक्त आपके मोलर टीथ हैं, जो दोनों साइडों पे दांत हैं इस तरफ, तो इनको हम मोलर टीथ कहते हैं। और ये तकरीबन चकोर चकोर सिल के बाट जैसे होते हैं, दो इस तरह के बट्टे बने हुए जिनके दरमियान खुराक को रख के आप इस तरह पीसते हैं। तो अब ये जनाब खुराक को आप पीसते क्यों हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है कि आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स है और हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये 1 by 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इमेजिन कर लें यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है, चारों साइड पे 1 1 लिखा हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इसका? 4 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 1 by 1 by 1 का बॉक्स है तो टोटल उसके किनारों की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। अब इसी डब्बे को मैं दरमियान में से काट देता हूं, ठीक है, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब क्या हुआ, ऊपर वाली लाइन कितनी लंबी है? 1 की थी ना, टोटल चौड़ाई कितनी थी? 1 थी। तो अब चौड़ाई कितनी है? यहां पे चौड़ाई में फर्क नजर आ रहा है? कोई फर्क नहीं है। तो कितनी चौड़ाई है? 1 ही है। नीचे वाली लाइन कितनी है? अब ये दो नई लाइनें ऐड हो गई हैं, इनको बाद में आते हैं, लेकिन ये टोटल चौड़ा लंबाई कितनी है? ये भी 1 थी, ये भी 1 थी, तो ये 4 पिछले वाला तो बाकी है, लेकिन दोनों टुकड़ों में कितने का इजाफा हो गया है? 1 का इजाफा हो गया है, ठीक है। उनकी लाइन में 1 हिस्से का इजाफा हो गया है। तो टोटल अब इस पूरे डब्बे की, इन दो डब्बों की टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6 हो चुका है। पहले कितना था? 4 था। अब इसको मजीद छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो क्या होगा? 8 हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो जूं साइज टोटल उतना ही है, लेकिन जूं जूं आप उसको तोड़ते जा रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। सरफेस एरिया ज्यादा होने का क्या मतलब है कि पहले यहां पर फॉर एग्जांपल 4 एंजाइम जुड़ के इसको तोड़ सकते थे, किनारों के साथ जुड़ के साइडों से उसको खुरचना शुरू कर देते, उसको तोड़ना शुरू कर देते। अब साइडें ज्यादा हैं, ज्यादा एंजाइम, 8 एंजाइम साथ जुड़ सकते हैं और उसको खुरचना शुरू कर सकते हैं। तो छोटे हिस्से होने से एंजाइम जल्दी जल्दी उसके ऊपर एक्ट करते हैं और उसको तोड़ते हैं खुराक को। तो स्मॉलर पीस में कन्वर्ट करने का फायदा ये होता है कि ज्यादा सरफेस एरिया की वजह से डाइजेशन अच्छी तरह से होती है। इसकी एग्जांपल आपने ये भी देखी हुई है कि मिसाल के तौर पे एक बर्फ का पूरा बाट आपके पास पड़ा हुआ है, बर्फ का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो वो पड़ा रहेगा, शायद 1 घंटे 2 घंटे लग जाए उसको खत्म होने में, पानी में कन्वर्ट होने में। लेकिन अगर उस बर्फ का आप चूरा बना दें, बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े कर दें, तो क्या होगा? वो 10 मिनट के अंदर अंदर पिघल के फारग हो जाएगी। तो जितने छोटे टुकड़े होते हैं उतनी जल्दी उसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट कर सकते हैं और उसको डाइजेस्ट कर सकती हैं। और फिर छोटे टुकड़े होने का फायदा यह है कि खुराक की नाली क्योंकि आपकी बड़ी नर्म और नाजुक सी है, तो उसमें से भी खुराक इजीली गुजर सकती है एसोफेगस में से। साथ ही साथ आप लुब्रिकेशन और डाइजेशन का काम भी मुंह में ही शुरू कर देते हैं। लुब्रिकेशन और डाइजेशन दोनों काम करने की जिम्मेदारी है सलाइवा की। सलाइवा कहते हैं थूक को, तो ये सलाइवरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं। थूक प्रोड्यूस करने वाले आपके गालों में और आपके तालू में, यहाँ पर नीचे वाले हिस्से में सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। नाम है उनके इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। सब लिंगुअल, लिंगुअल लैंग्वेज से है, सब लिंगुअल जबान के नीचे, बिलो द टंग। फिर सब मैक्सिलरी, मैक्सिला जबड़े को कहते हैं, तो जबड़ों के पीछे हैं। और पैरोटिड हैं ईयर्स के आगे, कानों के आगे वाले हिस्से में, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स हैं जो डक्ट्स के जरिए से, नाली है, नाली के जरिए वो सलाइवा मुंह में आ जाता है। और कोई मजेदार चीज का ख्याल आए तो फौरन वो आपके मतलब सिर्फ ख्याल आने से ही, सोचने से ही कि मैं ये चीज खाने लगा हूं, तो वो जनाब मुंह में उसका सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो सलाइवा के अंदर वाटर होता है और म्यूकस होती है। म्यूकस कहते हैं राल को, चिपचिपा मटेरियल जो उसके अंदर होता है, बेसिकली एक प्रोटीन की वजह से है, और काफी सारा उसके अंदर पानी होता है। तो चिपचिपा सा लिक्विड है, स्लाइमी लिक्विड है, जो फूड को मॉइस्ट कर देता है, नरम कर देता है, और नरम करने से चिबाने में भी आपको आसानी हो जाती है और एसोफेगस और बाकी हिस्सों से मूव करने में भी आसानी हो जाती है।
फिर उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तो वो बेकिंग सोडा, बेसिकली पानी में जब उसे डिसॉल्व करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले प्रोड्यूस होते हैं और आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में वही इस्तेमाल हुआ होता है। ब्रेड बनाने के लिए और दूसरी केक वगैरह बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये वही चीज है, स्लाइटली एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज हैं। एंटीसेप्टिक इन द सेंस कि वो माइक्रोब्स को किल कर सकता है, और इसी तरह फूड की पीएच को स्टेबलाइज करता है कि अगर आपने बहुत खट्टी चीज खाई है तो वो जब मुंह में आप उसको चिबाएंगे थोड़ी देर तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और जिस वक्त वो फ्रेश होता है तो थोड़ा सा बेसिक पीएच है, पीएच 8 है, लेकिन उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और पीएच चेंज हो जाएगी 6 में। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो उसके अंदर पाया जाता है वो है अमाइलेज या टाइलिन। अमाइलेज अमाइलोज को तोड़ने वाला एंजाइम है। अमाइलोज कहते हैं स्टार्च को, तो अमाइलेज वो एंजाइम है जो स्टार्च को तोड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। तो पॉलीसैकेराइड्स को तोड़ के उनसे माल्टोज बनाता है, तो पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर देता है।